नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार कोहली, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महतपुर, जिला उज्जैन, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह विषय है सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में निबंध या उत्तर हमें किस प्रकार लिखना चाहिए या हम कैसे लिखें, उसके लिए क्या मेथड यूज़ करना चाहिए। इस विषय पे मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। हम कैसे अपना उत्तर लिखें कि जिसमें मौलिकता, हमारा उत्तर बहुत अधिक मौलिक हो। इसके लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कई बार आपने किसी पेंटर को देखा होगा, जब वो पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है तो सबसे पहले वह उसका एक स्ट्रक्चर बनाता है और स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर उसमें वो कलर करने का काम बाद में करता है। ठीक इसी प्रकार कई बार जब हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे पास शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं और हमने पढ़ा भी होता है, किसी विषय के बारे में हमें ज्ञान बहुत होता है, बट हम उसको शब्दों में बांध नहीं पाते हैं। और यह शब्दों में बांधने की कला, ये एक श्रेष्ठ उत्तर या श्रेष्ठ निबंध लिखने में बहुत मददगार साबित होगी। जब हम विश्वविद्यालय की कॉपी चेक करते हैं, चाहे वो यूजी की हो या पीजी की हो, तो हमारा भी एक ये रहता है कि बच्चा उसमें मौलिकता, उसके उत्तर में क्या मौलिकता है, क्या उसने लिखा है। क्योंकि दोस्तों, किताब से हम पढ़ते हैं, किताब हमें सिखाने के लिए होती है, और जब हम उत्तर लिखते हैं तो हमें उस उत्तर में यह लिखना पड़ता है या लिखना चाहिए कि हमने उन किताबों को पढ़कर क्या सीखा, यानी हमने उन किताबों को पढ़ के क्या सीखा वो हमें बताना है। तो दोस्तों, कई बार हमें शब्द बहुत ज़्यादा पता होते हैं या कोई ऐसा विषय या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में हम ये सोच नहीं पाते हैं कि इसको हम शुरुआत आखिर क्या करें। और सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में एक क्वेश्चन छोड़ना यानी सिलेक्शन से बाहर होना, आप लिख कर आइए उसको। और यकीनन आप यदि ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, ये मेथड अपनाएंगे, तो यकीनन आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी यदि क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको उसकी शुरुआत ये करना चाहिए कि उसका प्रस्तावना के साथ ही उसका वैदिक युग में उसमें क्या व्यवस्था थी, उसकी वैदिक युग में वो कैसा चलता था, उसके बाद आप उसको उत्तर वैदिक युग में ले जाएं। उत्तर वैदिक युग में उसकी क्या व्यवस्था थी, क्या था वो, उसकी जानकारी उत्तर वैदिक युग में दें। इसके बाद थोड़ा सा मौर्यकाल का भी आप डाल सकते हैं उसमें, मौर्यकाल में उनकी दशा स्थिति कैसी थी, क्या था। उसके बाद आप मुस्लिम युग में वह शीर्षक या टॉपिक उसमें क्या चल रहा था, क्या था, उसकी क्या व्यवस्था थी। मुस्लिम युग के बाद आप जब उसमें परिचय दे देंगे, आप उसके बाद अंग्रेजी शासनकाल में, चूँकि अंग्रेजी शासनकाल भारतीय इतिहास में बहुत परिवर्तन का काल रहा है, उसमें बहुत सारी जो हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, हमारे कानून, बहुत कुछ उसमें बदला। तो उस दौर में जिस शीर्षक पे हम लिख रहे हैं उसमें उसकी क्या स्थिति थी, क्या भूमिका थी, क्या उसमें परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, उसके बाद हमारा संविधान बना। नवीन संविधान हमारा बनने के बाद उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। निश्चित रूप से हर स्थिति में परिवर्तन आया, और क्या उसमें फिर परिवर्तन रहा, क्या उसकी दशा थी, क्या स्थिति थी। इसके बाद आप फिर लिखेंगे वैश्वीकरण, जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो नीति आई 1990-91 में, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया। चाहे वो जाति व्यवस्था हो, धर्म हो, नातेदारी हो, महिलाओं की स्थिति हो, शिक्षा व्यवस्था हो, इन सभी चीज़ों में परिवर्तन आया। तो इसको लेकर भी हम उसमें डाल सकते हैं। फिर
वर्तमान संदर्भ 2020 सन 2020 खासकर मार्च, यदि आप देखें कोविड-19 के बाद से हर एक समाज का एक अंग प्रभावित उससे हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे धर्म हो, चाहे महिलाओं की स्थिति हो, चाहे व्यापार हो, रोजगार हो, शिक्षा, नौकरियां हो, हर एक अंग को उसने प्रभावित किया है। इसके बाद से बहुत चीज़ों का परिभाषा ही चेंज हो गई एकदम। तो ये यदि आप इस तरीके से कोई आंसर अगर आप लिखते हैं या निबंध लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें अपनी मौलिक चीज़ें भी डालते जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो जब हम बुक्स से पढ़ रहे होते हैं, अब जैसे मान लो कार्ल मार्क्स या जो थिंकर्स रहे हैं, वेबर रहे हैं, या जो भी, और उन्होंने आज से 50 साल वर्ष पहले लिखा, उस समय की दशा स्थिति क्या थी उसके बारे में लिखा। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियां खासकर 1990 और 91 के बाद और 2020 के बाद बिल्कुल एकदम बहुत सी चीज़ें एकदम चेंज हुई हैं, बहुत सा नया परिवर्तन आया। तो वो उससे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किताबें हमें सिखाने के लिए होती हैं, और जब हम उत्तर लिखते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है या बताना चाहिए कि हमने उन किताबों से पढ़कर क्या सीखा और हम उसमें कितना अच्छा एक मौलिकता उसमें डाल सकते हैं, क्या उसमें आना चाहिए और क्या वर्तमान चल रहा है उसका। तो ये वर्तमान में उसको आप जोड़ते हुए यदि आप ऐसा लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो उत्तर है बहुत ही श्रेष्ठ होगा, और आपको एक ये भी पता चलेगा कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें। बहुत सारे बच्चे जिनको आता बहुत कुछ है लेकिन उसको शब्दों में नहीं बांध पाते। जैसे कि एक फूल माली के पास बहुत सारे फूल होते हैं, उसकी कला होती है सिर्फ उसको पिरोने की, माला बनाने की इसी प्रकार शब्दों को हम किस प्रकार उसको पिरोएं कि हमारा उत्तर मौलिक हो, श्रेष्ठ हो और दूसरों की तुलना में बहुत अच्छा हो। तो ये एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमिंग है, और आप यदि इस फ्रेमिंग को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक श्रेष्ठ निबंध भी लिख पाएंगे। और निबंध के साथ साथ आप कोई भी आंसर, कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता होता है या नहीं पता होता है, थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि इसको छोड़ना तो नहीं है, लिखना जरूर है। तो अब लिखें कैसे? तो एक छोटा सा एक ये फार्मूला है, एक ट्रिक है। आप ये फ्रेमवर्क इसको आप अपने दिमाग में हमेशा बना के रखें, और इसके साथ यदि आप इसको लगाते हुए अगर आप उत्तर लिखेंगे या कोई भी निबंध लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका निबंध श्रेष्ठ होगा, बहुत अच्छा होगा। और आप जब भी जो कॉपी जो चेक करने वाले होते हैं, वो कॉपी अगर आपकी चेक करेंगे, कॉपी हमेशा जो है प्रोफेसर ही चेक करते हैं, टीचर चेक करते हैं, तो उनका भी यही रहता है कि बच्चा उसमें इसने अपने विचार क्या रखे, अपनी इसकी मौलिकता क्या है, इसमें क्या इसने नया लिखा। तो यदि आप ये इस प्रकार लिखेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपका कुछ अपना भी आएगा और अच्छा भी आएगा, उत्तर भी आपका श्रेष्ठ रहेगा, हटके रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो छोटा सा पसंद आया हो तो धन्यवाद, लाइक करें, धन्यवाद।